स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पर। मैं अश्मिता आप लोगों को क्लास 10 का इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 विकास पढ़ा रही थी। कल ही हमने ये चैप्टर शुरू किया है और कल के क्लास में हमने विकास के अलग अलग लोगों के लिए जो विकास के अलग अलग मायने होते हैं, कल हमने वो देखा कि एक रिक्शा वाले के लिए विकास अलग होता है एक बेरोजगार युवक के मुकाबले। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि लोग बेहतर आय के साथ साथ अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर सम्मान और समानता का व्यवहार ये सब पाना चाहते हैं। ये सब उनके व्यक्तिगत लक्ष्य होते हैं विकास के। और हमने साथ ही साथ ये भी पढ़ा कि किसी देश या राज्य की अगर तुलना की जाए तो उसके लिए एक मापदंड, कल हमने क्या पढ़ा, प्रति व्यक्ति आय, ये हमने कल पढ़ा। आज हम लोग विकास के कुछ और मापदंड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं आय और अन्य मापदंड। कल हमने प्रति व्यक्ति आय के बारे में पढ़ा है और आज हम लोग अन्य मापदंड के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे बुक में जो है 2 टेबल दिए गए हैं, जिसको मिला करके मैंने एक टेबल बनाया है, क्योंकि उसमें 3 स्टेट्स की बात की गई है, हरियाणा, केरल और बिहार के बारे में। इसीलिए मैंने वो दोनों ही टेबल्स को मर्ज करके एक टेबल बनाया है। अब हम लोग इस टेबल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इससे हमने क्या क्या फाइंडिंग्स मिले उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए राज्यों की, तो यहाँ पर हम 3 राज्यों की बात कर रहे हैं, हरियाणा की, केरल की और बिहार की। इसमें सबसे पहला कॉलम हमारा क्या है, प्रति व्यक्ति आय का। कल ही हमने प्रति व्यक्ति आय के बारे में पढ़ा है। प्रति व्यक्ति आय हम लोग कैसे निकालते हैं, कुल जनसंख्या से हम देश की कुल आय में भाग लगाते हैं और उससे हम क्या निकालते हैं, प्रति व्यक्ति आय। तो उस हिसाब से हम क्या देख रहे हैं कि एक वर्ष में हरियाणा में रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 1,80,174 रुपए। और केरल की बात की जाए तो 1,63,475 रुपए हैं। और बिहार की बात की जाए तो 34,409 रुपए हैं। ये अगर हम लोग देखें, ये तीनों आंकड़ों के बारे में अगर हम बात करें तो हमें क्या पता चल रहा है कि तीनों राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के अनुसार हरियाणा सबसे विकसित और बिहार सबसे कम विकसित माना जाएगा। ऐसा क्यों माना जाएगा, क्योंकि कल ही हमने पढ़ा कि जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है वो विकसित होता है और जिस देश और राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम होती है वो कम विकसित या निम्न विकसित माना जाता है। उस हिसाब से हम क्या देख रहे हैं कि हरियाणा जो है वो एक विकसित राज्य माना जाएगा और बिहार एक कम विकसित राज्य माना जाएगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की बिहार से ज्यादा है। और केरल क्या माना जाएगा, मध्य विकसित आय माना जाएगा। अब दूसरा कॉलम अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो क्या है, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होता है, अभी पहले हम ये देखते हैं। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चे, मान लीजिए किसी भी वर्ष की हम बात कर रहे हैं, उसमें पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से जो बच्चे पहला वर्ष भी पूरा नहीं कर पाते, मतलब जो बच्चे अपना फर्स्ट बर्थडे भी नहीं मना पाते, वो बच्चे क्या होते हैं, हमारे शिशु मृत्यु दर के अंदर आते हैं। मतलब देखा जाए तो किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है कौन, ये शिशु मृत्यु दर। ये आंकड़े कब के हैं, ये आंकड़े 2017 के हैं। हमने प्रति व्यक्ति आय के बारे में भी जो बात की तो इसके आंकड़े कब के थे, 2016-17 के। तो ये शिशु मृत्यु दर का भी जो आंकड़ा है वो कब का है, 2017 का है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हरियाणा में शिशु मृत्यु दर कितना है, 30 है, केरल में 10, बिहार में 35। हम क्या देख पा रहे हैं कि हरियाणा में एक साल में अगर मान ली यहाँ 2017 की बात की जा रही है तो 2016-17 में 1000 जीवित बच्चे जो जन्म लिए उसमें से ये 30 बच्चे जो हैं, ये मतलब ये 30% बच्चे जो है वो क्या हो गए,
फर्स्ट बर्थडे मनाने से पहले ही मर गए। ये 30% बच्चे फर्स्ट बर्थडे मनाने से पहले मर गए। और वो अनुपात केरल में कितना रहा, वो 10 रहा, और बिहार में कितना रहा, वो 35 रहा। इससे हम क्या देख पा रहे हैं कि केरल में 1000 जीवित बच्चों में से 10 बच्चे 1 वर्ष तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। केरल में 1000 जीवित बच्चों में से 10 बच्चा जो है वो फर्स्ट बर्थडे नहीं मना पाता है। और वही संख्या अगर बिहार में देखें तो बिहार में उन बच्चों की संख्या कितनी है, 35 बच्चे हैं 1000 में जो कि अपना फर्स्ट बर्थडे भी नहीं मना पाते हैं। अगर बात करें कि केरल में ये संख्या कम है और बिहार में ये इतनी ज्यादा क्यों है, इसका रीजन ये है कि केरल में जो स्वास्थ्य की सेवा है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और वहाँ जो शिक्षा का स्तर है, जो सुविधा है वो पर्याप्त है, वो अच्छी है। इस वजह से वहाँ लोग जागरूक हैं। वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं, हॉस्पिटल्स हो चाहे डॉक्टर्स हो, उनकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है। इस वजह से वहाँ ये शिशु मृत्यु दर कम है, वो सिर्फ 10 है। और बिहार में ये 35 है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं है, साथ ही साथ साक्षरता दर भी उतनी अच्छी नहीं है। अब हम ये चौथा कॉलम देख रहे हैं, ये क्या है, साक्षरता दर। अब साक्षरता दर की बात की जाए तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु से जो है में साक्षर जनसंख्या का अनुपात निकाला जाता है। किसमें, साक्षरता दर। ये हम लोग कब का डेटा देख रहे हैं, 2011 का। 2011 का डेटा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारा लास्ट सेंसस, हमारा लास्ट जनगणना कब हुआ है, 2011 में। और ये साक्षरता दर उसी सेंसस के साथ, उसी जनगणना के साथ निकाली जाती है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ की है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल की है। केरल में लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, 94% लोग केरल में पढ़े लिखे हैं। वही अगर बिहार की बात की जाए तो 62%, 62% लोग हैं। और हरियाणा में जो है वो कितने हैं, 82% लोग हैं। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है, केरल, और सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, बिहार। अब हम बात करेंगे ये लास्ट कॉलम की, निवल उपस्थिति अनुपात। ये डेटा हम कब का देख रहे हैं, 2013-14 का। ये निवल उपस्थिति अनुपात क्या है, 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। ये वो डेटा है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि हरियाणा में, अगर हरियाणा की बात करें तो वहाँ कितने, 100 में से 61 बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं। किस एज ग्रुप के, 14 से 15। ये 14 से 15 वर्ष का जो ये एज ग्रुप है उसमें 100 में से 61 बच्चे स्कूल जाते हैं। केरल में बात करें तो 100 में से 83 बच्चे, 83 बच्चे स्कूल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये डेटा के अच्छा है। और साथ ही साथ अगर बिहार की बात की जाए तो ये क्या है, 43, आधे से भी कम बच्चे। अगर हम 100 बच्चों की बात करते हैं तो उसमें कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, 14 से 15 वर्ष के आयु के बच्चे 43, 43, आधे से भी कम बच्चे स्कूल जाते हैं। ये 14 से 15 वर्ष का आयु अगर हम देखा जाए तो कक्षा 8, 9, 10 इसके आसपास के होते हैं। तो बिहार में वर्ग 8 तक में आधे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। ये जो आंकड़े हमने देखे, ये इस बेसिस पर हमने ये फाइंडिंग्स निकाला, ये हमने निष्कर्ष निकाला है। ये तुलनात्मक आंकड़े थे। कल हमने आय को मापदंड माना था किसी राज्य या किसी देश के विकास का। आज हम लोग आय के अलावा और भी कुछ देख रहे हैं जो कि उसके मापदंड है, जैसे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, ये निवल उपस्थिति अनुपात। अब हम लोग देखेंगे सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में। हमारा अगला टॉपिक है सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अपनी आय से सभी वस्तुएं नहीं खरीदी जा सकती। हम पैसा, ठीक है, हमारी आय अगर अच्छी भी होती है, हम ज्यादा पैसा भी कमाते हैं, लेकिन तब भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम
हर एक वस्तु दुनिया में जो भी अवेलेबल वस्तु या फिर जो हमारी जरूरतें हैं वो भी हम अपने आय में से खरीद पाए। कुछ ना कुछ हमारा उससे छूट ही जाता है, हमें मैनेज करना ही पड़ता है। जैसे उसके अलावा भी कुछ ऐसी वस्तुएं जो कि हम आय के साथ खरीद नहीं सकते, जैसे प्रदूषण मुक्त वातावरण, बिना मिलावट की दवा और संक्रमित बीमारियों से बचाव। आपके पास बहुत अधिक पैसा होने के बाद भी जो है आप प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते। बिना मिलावट की दवा, ये आपको अगर आपके सोसाइटी में, आपके कंट्री में अगर मिलावट वाली दवा मिल रही है तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आपके पास कितना भी ज्यादा इनकम हो, आपके पास कितने भी ज्यादा पैसा हो, तब भी आप ये चीजें नहीं खरीद सकते। संक्रमित बीमारियों से बचाव, हमने अभी अभी ही कोरोना देखा है और अभी हम लोग कोरोना फेज में जी भी रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी हमने नहीं देखा कि कोरोना जो है सिर्फ उन लोगों को हुआ जो कि गरीब है। नहीं, कोरोना उन लोगों को भी हुआ जो कि अमीर है, और उसमें से बहुत सारे लोग मरे भी, अमीर होते हुए भी, उनके पास पैसे होते हुए भी। तो ये सब हुआ कि हम अपने आय से हर एक चीज नहीं खरीद सकते। हम कैसे बच सकते हैं? हम ऐसे समुदाय में जाकर के रह सकते हैं जहाँ ये सुविधा पहले से मौजूद हो। जैसे हम किसी ऐसे जगह पर जाकर के रहे जहाँ का जो वातावरण है वहाँ प्रदूषण कम हो या ना हो, या फिर वैसे जगह पे जाकर के रहे जहाँ बिना मिलावट की दवा मिलती हो, या फिर उस कम्युनिटी में जाके रहे जहाँ जो है उस समुदाय के लोग ये कोशिश करते हैं कि उनके बीच कोई बीमारी संक्रमित ना हो। बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। हम बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजों को जो है सबके हम लोग ज्यादातर लोग उसको यूज कर सके, इसके लिए क्या आवश्यक है कि उन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराया जा सके। जैसे सरकारी स्कूल की अगर हम बात करते हैं, जो अमीर तबके के लोग हैं वो उनके पास पैसा है, वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में भेज सकते हैं। लेकिन एक बड़ा कम्युनिटी जो कि गरीब तबके का जो होता है वो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता। वो तब उनके लिए कहाँ से सुविधा उनको मुहैया हो सकती है? उनके लिए क्या किया जा सकता है? सरकारी स्कूल खोला जा सकता है जहाँ जाकर के वो पढ़े, क्योंकि ऐसे गरीब तबके के बच्चों के लिए एक एक बच्चे के घर जाकर के उन्हें शिक्षा नहीं दी जा सकती। इस वजह से अगर सरकारी स्कूल खोल दिया जाए तो सामूहिक रूप से वहाँ बच्चे जाकर के पढ़ सकते हैं जिन्हें सरकारी स्कूल में पढ़ने की इच्छा है। साथ ही साथ अस्पताल की भी बात की जाए, हॉस्पिटल्स की भी बात की जाए, तो हॉस्पिटल जब भी हम लोग बीमार पड़ते हैं या वैसी कोई परेशानी होती है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं। इससे क्या होता है कि हॉस्पिटल जैसे प्लेस पर एक बार में बहुत सारे लोगों का इलाज संभव हो पाता है, और इस तरीके से लोग जो है महत्वपूर्ण चीज जो है वो सस्ते तरीके से वस्तु और सेवा जो है सामूहिक रूप से लोगों को मिल पाती है। आशा है कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। मिलते हैं कल इससे आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।